पति ब्रह्मचारी। जी भाऊजी। हाँ सरजू, देख हम लोग 5 दिनों के लिए स्विट्जरलैंड जा रहे हैं और तू भी हमारे साथ चल रहा है। एक काम कर, अपना पासपोर्ट और बाकी के डॉक्यूमेंट सबमिट करा दे वीजा के लिए और फिर टिकट करवा लेना, ठीक है? ईशा जी, बाबूजी को ना कहना बहुत मुश्किल है मेरे लिए। अब देखती हूँ क्या कर पाएगी ईशा। सूरज, तुझे चलने के लिए हाँ कहना ही पड़ेगा गुलाब जी के सामने। सरजू, कुछ सुना मैंने क्या कहा? जी जी बाबूजी, पर बाबूजी मैं कैसे, मेरा मतलब है कि ये सफर तो जोड़ों का है ना। मेरा आप दोनों के साथ आना, आप दोनों के बीच आना जैसे कबाब में हड्डी के बराबर होगा बाबूजी। अरे कैसी बातें कर रहा है तू? मुझे मना कर रहा है? अपने बाबूजी को? नहीं बाबूजी, वो मैं आपको मना करने की कभी सोच भी नहीं सकता, लेकिन सूरज और विद्या का एक अतीत है पापा। एक वक्त था जब बिंदिया सूरज की दुल्हन बनने वाली थी। वही रिश्ता बनने वाला था जो आज आपका और बिंदिया का है, पति पत्नी का रिश्ता। पापा अजीब तो लगेगा ही ना, सूरज को भी और शायद विद्या को भी। ये सारी बीती बातें हैं जिसे मैं भुला चुकी हूँ। हाँ बिल्कुल, वो तो नजर आ ही रहा है बिंदिया कि तुम सब कुछ भुला के आगे बढ़ चुकी हो। गुलाब हवेली की ठकुराइन बन चुकी हो और मेरे पापा की पत्नी भी, जिनका पूरे शहर में डंका बजता है। देखो, सूरज का बॉडीगार्ड बनना एक बात है, लेकिन वो अगर तुम्हारे साथ जाएगा तो दुनिया बातें बनाएगी और इससे मेरे पति सूरज सिंह और तुम्हारे पति गुलाब सिंह जी दोनों की इज्जत जाएगी। ठीक है सूरज, तू यहीं रहेगा। जी बाबूजी। साहब जी, आपने ये सब क्यों किया? आप जानते हैं ना ये सब ईशा का बनाया हुआ प्लान है और सूरज का हमारे साथ जाना बहुत जरूरी है, आपकी सेफ्टी। विद्या, सरजू के पहले भी गुलाब था और सरजू के बाद भी गुलाब रहेगा। अब वो चाहे पाव भाजी की स्टॉल चलाए या कुछ और करे, हमारा मकसद सिर्फ उसे सही रास्ते से हटाना था जो मोहल्ले को खाली करवाने वाले प्लान की वजह से हो गया। अब वो वापस हमारी नौकरी बजा रहा है। अब वो हमारे साथ हनीमून पे आए या ना आए क्या फर्क पड़ता है, रहेगा तो हमारा गुलाम ही और तुम्हारा बॉडीगार्ड। अब ये बेकार की बातें छोड़ो, पैकिंग शुरू करो, हमें निकलना है। बात खत्म। ईशा! तूने घायल नागिन को छेड़ा है। तुझे क्या लगा तूने सूरज को रोक लिया? अब देख, तेरी आंखों के सामने से मैं सूरज को लेकर जाऊंगी और उसका ब्रह्मचर्य व्रत भी तोड़वाऊंगी। काव्या, तुमने आरव भैया को ऐसी मन्नत क्यों रखने दी? क्यों? बोलो ना, बोलो काव्या। आरव भैया, इधर आइए, आइए, बैठिए, आप बैठिए। अब बताइए, आप आखिर ऐसी क्या बात हो गई थी आरव भैया जो आपको इतनी कठिन मन्नत उठानी पड़ी? हाँ, अरे हमें बताते, हमसे बात करते। ऐसे कोई घुटने के बल चलकर मंदिर जाता है क्या भला? हाँ बताइए, अब क्या हुआ था आरव भैया? भाभी, जब भूल बड़ी हो ना तो प्रायश्चित भी बड़ा करना पड़ता है। तो
तो यही मान लीजिए कि मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। ठीक है, मैं आपके लिए जूस भिजवाती हूँ। काव्या, अबे अब मैं तुमसे माफी मांगता हूँ तो तुम्हें गुस्सा आता है ना। मेरा माफी मांगना तुम्हें झूठा लगता है, इसलिए मैं आपसे तुमसे माफी नहीं मांगूंगा, क्योंकि मैंने जो किया है वो पाप है और उस पाप की सजा मुझे मिलनी ही चाहिए। ईशा जी सुबह से भड़के हैं। अगर उन्होंने मुझे इन बॉडीगार्ड के कपड़ों में फिर से देख लिया, पूरी रात ताने मारते रहेंगे। चुपचाप यहां से निकलते हैं। आ गए बॉडीगार्ड ब्रह्मचारी जी। फिर शुरू हो गई। हाँ, बड़बड़ करने के बजाय आपको मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ये डब्बा गिर जाता और सर फट जाता, बचाया मैंने आपको, लेकिन नहीं, चिड़ करते रहती हैं हमेशा। मैं चिड़चिड़ करती हूँ? हाँ, मैंने तुमसे कहा था ना इन कपड़ों में घर में मत घुसना, फिर क्यों पहने ये? अभी बताती हूँ। हाँ? क्या? नहीं ना रहेगा ये ड्रेस, ना तुम इसे पहनोगे, ना मुझे गुस्सा आएगा और ना मैं चिड़चिड़ करूंगी। अरे नहीं ईशा जी, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है। वो मैं आपसे छुप के जा ही रहा था कपड़े बदलने, फिर देखा ये आप डब्बा उतार रही हैं और डब्बा गिरने वाला था तो आ गया आपके सामने आपको बचाने। अच्छा, झूठ है? आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। आज इस ड्रेस का अंतिम दिन है। अरे नहीं ईशा जी, क्या कर रही हैं? रुक जाओ। सूरज चाकू है, ईशा जी अरे सूरज क्या कर रही हैं? बात समझिए। अच्छा ठीक है, ये लीजिए, माफी मांगता हूँ। बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद आपके सामने इन कपड़ों में कभी जिंदगी में नहीं आऊंगा, ठीक है? खुश? अगली बार ये गलती की ना तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। हाँ, समझ गया मैं। बाप रे, बीवी इतनी खतरनाक होती है, ये तो कभी मैं सोच भी नहीं सकता था। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।